हेलो डियर एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज इस वीडियो में हम 2023 के जो प्रीवियस ईयर पीएटी जो आपका एग्ज़ाम है 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें हम ना केवल क्वेश्चन बल्कि हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। फिर शुरू करते हैं हम ये वीडियो। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट हैज सेट परसेंट ब्लेंडिंग टारगेट फॉर मिक्सिंग द एथेनॉल विद पेट्रोल बाय 2022। क्या परसेंट में, यानी सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का प्रतिशत और 2030 तक ये प्रतिशत निर्धारित किया है। तो क्या प्रतिशत निर्धारित किया है उसके बारे में समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है एथेनॉल। तो दोस्तों, जो हमारा एथेनॉल है ये बनता है शुगर कैन यानी कि गन्ने से और गन्ने के अलावा बनेगा ये हमारा मक्के से। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बन सकता है, यानी कि अगर गन्ना ना हो तो हम काय का इस्तेमाल करेंगे, हम मक्के का इस्तेमाल करेंगे। और जो एथेनॉल से बना हुआ पेट्रोल है उसको कहते हैं हम EBP, यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल कहेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, और अब इसका क्या फ़ायदा है, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों, अगर कोई क्रॉप अगर हम पेट्रोल में मिलाएं, आप भी जानते हैं कि पेट्रोल का कितना उपयोग हो रहा है, तो इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी, किस चीज़ की कम हो जाएगी, तो जो मार्केट में आज पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं उसकी कॉस्ट में कमी आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, इसमें इमिशन बहुत कम होता है। इमिशन मतलब इससे उत्सर्जन बहुत कम होता है। इमिशन कम होता है। उत्सर्जन जो है एक प्रकार का पॉल्यूशन होता है, तो जो पॉल्यूशन है इसमें उसकी मात्रा जो है कम है। और वो कितनी है, वो आप ये समझो कि इसमें एक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। तो 20% यानी हमने 20% जो एथेनॉल मिलाया है उससे हमने 20% जो है रिड्यूस कर दिया, किस चीज़ को, इमिशन को रिड्यूस कर दिया। क्योंकि पहले हम 100% यूज़ करते थे, तो 100% तो 100% इमिशन करेगा, तो हमने ये रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग है वो दो तरह से है, E10 और E20। तो जो E10 और E20 है, E10 में 10% होगा और E20 में 20% होगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसको जो है 2030 तक 10 से बढ़ाकर 20% तक कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी 51 क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। तो आपको समझ में आ गया होगा एथेनॉल काय से बनता है, शुगर कैन, गन्ने और मक्के से बनता है। और जो जिसमें हम एथेनॉल मिला देते हैं उस पेट्रोल को कहेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। ठीक है दोस्तों, तो ये 51 नंबर आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड allied sectors in gross value added GVA of the country at current prices is परसेंट फॉर द ईयर 2019-20। यानी कि वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा कीमतों पर देश के सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए में कृषि और संबंध क्षेत्रों की हिस्सेदारी का प्रतिशत पूछा है। यहाँ प्रतिशत पूछा है, कितना है। ठीक है, तो यह हम बात करते हैं। सबसे पहले जीवीए क्या होता है दोस्तों। जीवीए आपसे कई बार पूछ लिया जाता है और ये प्रीवियस पेपरों में ज़्यादा बार इसको देखा गया है। जीवीए क्या होता है, तो जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू
एडेड इसका मतलब होता है दोस्तों। और ये होती क्या चीज है, तो ये ज्ञात करता है किसी निजी क्षेत्र से कितना उत्पाद प्राप्त हुआ। क्या ज्ञात करेगा ये, किसी निजी क्षेत्र से कितना उत्पाद प्राप्त हुआ। आप सभी एक कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि जो भी मैं लिख रहा हूँ और आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप उसको उसमें ऐड कर लें। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप कॉपी में लिखेंगे तो ये सब आपके दिमाग में चलेगा, और कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ दिमाग में चलती है तो वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है, और ये तो हमारा बहुत कीमती चीज़ है, तो ये तो काम आने ही वाली है। तो आप जो है इसको कॉपी में नोट करते चलें ताकि ये आपको जो है आपके दिमाग में बना रहेगा आगे तक। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया ज्ञात करने का। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो उस फॉर्मूला को भी हम जान लेते हैं क्या होता है फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, प्रोडक्शन माइनस इनपुट। अब जैसे हमने कोई फील्ड पर कोई क्रॉप लगाई है, उस क्रॉप से हमें कितना प्रोडक्शन मिला माइनस उसमें कितना इनपुट कॉस्ट लगा। यानी कि एक तो हमने उसमें आउटपुट कितना प्राप्त हुआ, उससे उस क्रॉप से कितना आउटपुट प्राप्त हुआ, आउटपुट प्राप्त हुआ माइनस उसमें कितना इनपुट हमने लगा दिया। इन सब से निकल कर जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको जीबीए बोलेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में जो है जीबीए कितना है, वर्तमान में आपका जीबीए है 17.8%। तो ये जो है 29 मई 2020 को जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये है आपका 17.8%। ये आपका जीबी रहेगा। इसके साथ में ही आज हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है, क्योंकि जब जीबीए पूछा है तो इस चीज़ से आप वाकिफ रहो कि वो जीबीए पूछ रहा है तो नेक्स्ट टर्म में आपसे जीडीपी भी पूछ सकता है। तो जीडीपी क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो जीडीपी होता है उसकी फुल फॉर्म होगी आपकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसे बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो ये तो हो गया आपका सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, सी प्लस जी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब ये क्या फॉर्मूला है सर, तो इसमें सी है वो है कंजप्शन, मतलब कितना फूड जो है कंजप्ट किया गया यानी खा लिया गया। ठीक है, इस फूड में आई का मतलब है कितना इसमें इन्वेस्ट किया हमने, मतलब हमने कितना पैसा लगाया, वो इन्वेस्ट आई हो जाएगा। और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट द्वारा क्या फ़ायदा दिया गया, गवर्नमेंट द्वारा कितना फ़ायदा दिया गया। और एन एक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, कि आपके द्वारा कितना एक्सपोर्ट कर दिया गया। तो ये सब वैल्यू जब हम डालेंगे, तो जैसे मान के चलिए कि मेरा कंजप्शन रेट रहा 5 किलो, और उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, जो हमारी फील्ड थी उसमें मैंने 10 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, और फिर उसमें गवर्नमेंट द्वारा मुझे कितना दिया गया, 5 रुपये गवर्नमेंट द्वारा दिए गए। मैंने एक्सपोर्ट कितना कर दिया, तो मैंने 5 एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये सब टोटल जब मिलाया जाएगा तो बनेगी आपकी जीडीपी। तो ये है आपकी जीडीपी, और वर्तमान में जो है 14.41% जीडीपी, एग्रीकल्चर जीडीपी का योगदान है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जीबीए का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में एकमात्र स्वीकृत जीएम प्रौद्योगिकी बीज क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जीएम का मतलब क्या होता है। तो जीएम का मतलब होता है दोस्तों जेनेटिक मॉडिफाइड
जेनेटिक मॉडिफाइड क्या होता है कि जेनेटिकली जब हम किसी चीज़ को नए तरीके से बनाएं, यानी किसी प्रकार के बीज में कुछ नए तरीके अपनाने के बाद, उनमें कुछ नए डीएनए ट्रांसमिट कराने के बाद एक नई चीज़ हम उगा लेते हैं, उसे कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम क्यों करते हैं? तो प्रमुखतः हम करते हैं रोगों के लिए, कई सारी क्रॉप में रोगों के लिए करते हैं, कीटों के लिए करते हैं, ठीक है, अधिक उत्पादन के लिए करते हैं। और जब गन्ने में हम बात करें तो गन्ने में हम अधिक शर्करा के लिए भी करते हैं। तो इस प्रकार जो है अच्छे गुण लाने के लिए हम करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन किन किन क्रॉपों में किया गया है अब तक, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया है सोयाबीन में, सबसे ज़्यादा जो है इसी का इस्तेमाल किया जाता है, लगभग 60%। ये यूएसए बाहर किया जाता है, ठीक है। और हमारा बीटी कॉटन भी आ जाता है इसमें, बीटी कॉटन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो और भी ऑप्शन है, आप बोलेंगे सर बीटी आलू भी तो हो सकता है, बीटी बैंगन भी तो हो सकता है, मशरूम भी तो हो सकता है, ऑप्शन बी क्यों सही है उसका कारण बता रहा हूँ। जब हम मान के चलिए ये एक फेज है और इसमें किसी भी प्रकार का एक डीएनए है, और इस डीएनए को इस सीड के अंदर हम ले जाएंगे, तो जब हम ये जो डीएनए इसमें डाल रहे हैं, हो सकता है ये मनुष्य के लिए हानिकारक हो, हानिकारक भी तो हो सकता है। तो इस कारण से जो खाने वाली क्रॉप्स हैं, जैसे कि आलू खाने वाली है, बैंगन खाने वाली है, मशरूम भी लोग बाग खाते हैं, तो जो खाने वाली क्रॉप हैं उनमें हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जो जीईबी जो फर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको जो है परमिट नहीं करेगी। बन तो गई हैं लेकिन इनके लिए जो है परमिशन नहीं है अभी। तो उस कारण से जो है हम बीटी आलू और बीटी बैंगन और मशरूम का उपयोग नहीं कर पाते हैं। बीटी कॉटन, कॉटन हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए बीटी कपास का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। और जो बीटी कॉटन बनाने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम आपको जानना जरूरी है, 1 मिनट मार्कर चेंज। तो जो बीटी कॉटन बनाया गया था वो सीडी मई द्वारा बनाया गया था, सीडी मई, ये वैज्ञानिक का नाम आप अच्छे से याद कर लें, सीडी मई द्वारा बीटी कॉटन बनाया गया था। और ये 2000 में तैयार कर लिया गया था, सन 2000 में तैयार कर लिया गया था बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में जो है कैप्सिड करके एक फेज मिलाया जाता है। फेज आपको कभी लंबी क्लास होगी तब फेज समझाए जाएंगे। फेजेस होते हैं जो किसी चीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब जेनेटिकली किसी चीज़ को ट्रांसमिट करना हो तो उसमें हम जो है फेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो तो मैं हिंदी प्रॉपर लिखूंगा, लेकिन मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ बाइलिंगुअल, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना आए, क्योंकि दोनों ही तरह के लोग बाग देखेंगे, इंग्लिश वाले भी देखेंगे और हिंदी वाले भी, तो दोनों को समझ आना चाहिए। तो जो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है बीटी कपास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? ठीक है, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च इन विच 5 ईयर प्लान। सबसे पहले तो आपको बताऊं दोस्तों, ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान आपके 1951 में शुरू किए गए थे, 1951 में शुरू किए गए थे, ठीक है दोस्तों। और जो आपका पहला 5 ईयर प्लान था वो देश के हित में एकीकरण और इंटीग्रेशन के लिए किया गया था, इंटीग्रेशन के लिए किया गया था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो आई थी अपनी, अब जैसे 5 वर्ष के लिए चला ये 55 तक, तो जो अगली पंचवर्षीय योजना आएगी वो 55 से 1955 से, और ये चलेगी अपनी 1961 को जो है अगली पंचवर्षीय योजना आई। तब तक ये चली थी और इसमें जो है उन्होंने एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया था। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पंचवर्षीय योजना कब आई थी अपनी? ये हो गई अपनी सेकंड। जो अपना आंसर रहेगा, आंसर इसका रहेगा डी वाला, तो ये आपका डी वाला आंसर रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीठी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी
स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो सबसे पहले हम जानते हैं गन्ने के लिए कोई क्रांति नहीं बनाई गई। स्टीविया एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये एक प्रकार का फूड है या बोले तो प्लांट है, खाते हैं इसे लोग। इसमें जो है शक्कर से 30 से 300 गुना अधिक मिठास है, मतलब ये शक्कर से भी अधिक मीठा प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, स्टीविया, ये जो आप स्टीविया है आप इसको सर्च करना गूगल पर। देखो जब कोई अटपटी चीज़ दिखे तो उसको सर्च कर लेना चाहिए ताकि फिर वो दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो आप इसको सर्च करना क्या होता है स्टीविया। ठीक है दोस्तों, और फलों की खेती के लिए, फलों की खेती के लिए जो है गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन है। फलों की खेती के लिए क्या है दोस्तों? गोल्डन रेवोल्यूशन है। और जो आपकी शहद है, शहद के लिए चला जाएगा अपना स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन अपना किसके लिए चला जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा शहद के लिए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? शहद। फ्रूट के लिए क्या हो जाएगा? गोल्डन रेवोल्यूशन। ये याद रखना, ये आ सकता है। इसके अलावा आपको कुछ और रेवोल्यूशन बताऊं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में लेकर आए थे नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, और इंडिया में लेकर आए थे एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जी लेकर आए थे। ये हो गया अपना ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसके बाद आता है अपना जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन जो है, वाइट रेवोल्यूशन लेकर आए थे वर्गीस कुरियन जी, वर्गीस कुरियन जी। इनको मैक्से से अवार्ड मिला है, इनको नोबेल पीस मिला है। एग्रीकल्चर में पहले साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल पीस मिला है, इनको मिला है नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक है, इसके अलावा और भी आते हैं हमारे एग्रीकल्चर में कुछ रेवोल्यूशंस, जैसे कि आपका ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन ये अपना मछली पालन से है। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन झींगा उत्पादन से है। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन दूध से है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपके और जो हरित क्रांति चलाई गई थी फसलों से संबंधित है। और ब्लू रेवोल्यूशन और कई सारे रेवोल्यूशन है, मैं आपको और भी जब क्लास लूँगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए इतना काफ़ी काफ़ी है, उसको जो है आप अच्छे से लिखें। और चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर आपका जो क्वेश्चन है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू फर्टिलाइजर, उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं और समझते हैं क्या सही नहीं है। पहला कह रहा है क्वेश्चन, वे एक पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। वे एक पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, क्या पूछ रहा है? एक पोषक तत्व। ऐसा कोई फर्टिलाइजर है जो एक पोषक तत्व से भरपूर होता है? जी हाँ, क्या है अपना? यूरिया। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट होता है जी? 46% नाइट्रोजन होता है। यानी पहला जो है अपना, पहला सही है। और पूछा क्या है? गलत है। कारखानों में बनते हैं, बिल्कुल कारखानों में ही तो उत्पादित होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है यूरिया, पोटास और अमोनिया सल्फेट उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम नहीं होती। तो यही तो सत्य है, मिट्टी की उर्वरता जो है कम होती जा रही है। हम लोग जो है आजकल बहुत ज़्यादा मतलब अनकंडीशनल अनकंडीशनल यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या है, मिट्टी में कुछ समय के लिए जो है उर्वरता आ तो जाती है लेकिन वो पर्टिकुलर नहीं है, मतलब स्थायी नहीं है। तो अनकंडीशनल तो आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन स्थायी नहीं मिलेगी। तो आपका जो है सही आंसर होगा ये, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम नहीं होती, ये आपका
आंसर है। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज दी हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई। तो ये जो स्वास्थ्य कार्ड है, ये स्वास्थ्य कार्ड आपका वो कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है, कई सारे बच्चों को इस कंफ्यूजन है कि सर ये तो आयुष्मान कार्ड के बारे में बात कर रहे हो। आयुष्मान के बारे में तो बात कर लेंगे, लेकिन इसमें आयुष्मान के जैसे उन्होंने ऑप्शन नहीं दिए। तो सर उन्होंने ऑप्शन दिए हैं सोइल हेल्थ कार्ड के लिए, सोइल हेल्थ कार्ड के लिए। और सोइल हेल्थ कार्ड क्या है अपना, इसमें जो है कई सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके लिए कार्ड बनाया जाता है, किसानों के लिए बनाया जाता है। और ये जो योजना है, तो ये अपनी 19 फरवरी 2015 को शुरू कर दी गई थी। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है अपना डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मार्केटिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो जैविक उत्पादों के विपणन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताइए। तो पहला है indian organic.in, पहला है अपना indian organic.in। तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या, organic.india नहीं। जैविक खेती हो सकता है क्या, नहीं। इसको दोस्तों याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ आपको मैं ये बता दूंगा कि जैविक यानी होता है, जैविक यानी ऑर्गेनिक ही होता है। तो आप इतना याद रखें कि ऑर्गेनिक का जो वेबसाइट है वो जैविक नाम से शुरू किया गया है। इतना याद रखोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKAMY का उद्देश्य है। तो पढ़ना पड़ेगा कौन सा उद्देश्य है, और फिर जानते हैं कि ये क्या है PM मान धन योजना, इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके इस योजना के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। PMKAMY, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और ये जो है योजना शुरू की गई थी उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे ज़्यादा है, और उनको लिए जो है मासिक पेंशन 3,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाना था। लेकिन इसमें उन्होंने इंक्लूड किया स्मॉल एंड मार्जिनल, मतलब छोटे और सीमांत किसान, छोटे और सीमांत किसानों के लिए वो क्या देने वाले हैं, 3,000 रुपये पर मंथ, मंथ में देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला है अपना टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सब्सिडी टू फार्मर, नहीं। दूसरा है किसानों को टू छोटे और सीमांत किसानों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करना। बीमा प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्या प्रदान कर रहे हैं, पेंशन। तो ये देखिए, ये है आपके एग्जामिनर की चालाकी, उसने यहाँ मेंशन कर दिया छोटे और सीमांत किसान, और यहाँ भी मेंशन कर दिया छोटे और सीमांत किसान। तो बच्चा देखा और उसने सी ठोका और आगे बढ़ा, तो ये गलत हो जाता है। सही आंसर होगा डी। जब हम पूरी ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं तभी हमको समझ आता है कि आगे क्या लिखा हुआ है, किस पर्पज से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमको पढ़ना है तभी हम जो है आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो फिर से वापस PAT करने लग जाओ, क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बीज अनुसंधान केंद्र है। तो इनमें से किन स्थानों पर बीज अनुसंधान केंद्र है, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे आपका वाराणसी जो है, ये आपका वाराणसी है, यहाँ वेजिटेबल अनुसंधान है, वेजिटेबल अनुसंधान है। ठीक है,
और नई दिल्ली में तो आपको पता है ICAR है और IARI है, ये दोनों कहाँ हैं, नई दिल्ली में। और चेन्नई में जो है आपका यहाँ बायोडाइवर्सिटी केंद्र है, कहाँ, चेन्नई में। कानपुर में आपका दाल अनुसंधान केंद्र है, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और यहाँ आपका वाराणसी में पड़ेगा आपका बीज अनुसंधान केंद्र, सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, तो उसका आंसर रहेगा वाराणसी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सोडियम क्लोरेट क्या है, सोडियम क्लोरेट क्या हो सकता है, कीटनाशक, खाद, तो ये तो याद ही करने वाली चीज़ है, आपको याद होगा तो पता रहेगा, ये है आपका हर्बिसाइड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ कटिंग में है, तो ये दोस्तों आपका कौन सा क्वेश्चन कटिंग में है, 61 के बाद 62 आना था, तो दोस्तों ये कटिंग में रहा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो 61 नंबर पे क्वेश्चन था वो क्या था। 61 है कि 62 है, ये 61 नंबर पे क्वेश्चन तो आपका, चलो कोई बात नहीं है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं कोई एक आध क्वेश्चन कट जाए तो क्या दिक्कत है। आगे, द टेम्परेचर ऑफ द क्रीम एट विच न्यूट्रलाइजर इज एडेड शुड प्रेफरली बाई, किस क्रीम पर न्यूट्रलाइजर मिलाया जाता है उसका तापमान अधिमानता होना चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये आपका न्यूट्रलाइजर क्या होता है। तो ये आपका न्यूट्रलाइजर क्या होता है, न्यूट्रलाइजर मिलाया जाता है रिड्यूस दी एसिडिटी। और क्रीम में क्यों मिलाया जा रहा है उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। तो जो नेचुरल बैक्टीरिया होती है दोस्त, नेचुरल बैक्टीरिया दूध में होती है, तो वो नेचुरल बैक्टीरिया लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देती है। लैक्टोज क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, आप गूगल से भी देखकर बता सकते हैं। आप बताएंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, इसलिए मैंने पूछा है। लैक्टिक एसिड में बदल देती है, और जो लैक्टिक एसिड होती है उसमें होती है एसिडिटी, यानी खटास होती है। तो ये जो है दूध की खटास उत्पन्न हो जाती है दूध में। और न्यूट्रलाइजर मिलाने से वो क्या कर देता है, इक्विलिब्रियम कर देता है, मतलब उसको समान कर देगा। तो इसलिए जो है इक्विलाइजर मिला न्यूट्रलाइजर मिलाए जाते हैं। आगे न्यूट्रलाइजर समझ, ठीक है। न्यूट्रलाइजर जनरली जो है 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या, हमसे तो उसने सेंटीग्रेड में पूछा है, तो दोस्तों सेंटीग्रेड में क्या होगा, आंसर आपका बी होगा। और इसको जब डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछे तो आंसर ये होगा, और वो पूछता भी है। तो आप जो है इसको याद कर लें, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा और सेंटीग्रेड में क्या होगा, दोनों में ही वो पूछ सकता है। वो तो एग्जामिनर का मन है, जो भी उसका मन होगा वो पूछ लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रीम में किण्वन को कहा जाता है, फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम इज रेफर टू एस। सबसे पहले आप समझिए फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में होता है, यानी एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन। और फर्मेंटेशन शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर, इसलिए फर्मेंटेशन को पास्चर इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ना, इनको आप अच्छे से लिख लें। ये LUCE है, ठीक है, पास्चर। फर्मेंटेशन किसकी अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। और अब जो है हम पढ़ेंगे
फर्मेंटेशन का क्रीम में किण्वन को क्या कहा जाता है? तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम, क्रीम का तटस्थीकरण नहीं। दूसरा क्रीम क्रीम का मानकीकरण नहीं। फिर क्रीम का रिपनिंग, हाँ, और क्रीम मंथन नहीं। रिपनिंग क्यों बोला? रिपनिंग का कारण क्या है? तो देखो, जब दोस्त किण्वन होगा, किण्वन होने पर इसमें फ्लेवर जो है आने लगते हैं, फ्लेवरिंग होने लगती है, यानी सुगंध आने लगती है, उसको ही हम कहते हैं रिपनिंग यानी पकना। ठीक है, रिपनिंग का मतलब होता है पकना। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है द मिल्क फैट इन टेबल क्रीम वेरीज बिटवीन। टेबल क्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी टेबल होती है ना, टेबल, टेबल वो वाली टेबल नहीं है, ये खाने वाली चीज़ों को कभी कभी टेबल कहा जाता है। तो ये जो क्रीम है वो कौन सी क्रीम है? खाने वाली क्रीम है। ठीक है, तो टेबल क्रीम में कितनी होती है उसको जानने से पहले कुछ और भी क्रीम्स होती है उनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हिप क्रीम में कितनी वसा होती है। तो जो आपकी व्हिप क्रीम है उसमें 30 से 36% तक वसा होती है। ठीक है, और जो आपकी हैवी क्रीम है, हैवी हैवी क्रीम में आपकी 36 to 40% होता है। और जो आपकी लाइट क्रीम है, लाइट क्रीम में जो है आपकी 18 से 30% होता है। और आपकी डबल क्रीम में वसा की मात्रा होगी आपकी 45 to 48 इसके अलावा आपकी जो प्लास्टिक क्रीम है, प्लास्टिक क्रीम है, प्लास्टिक क्रीम में आपकी 80 to 85% वसा की मात्रा होगी। और वहीं अगर सौर क्रीम की बात करें, सौर यानी कि कड़वी क्रीम की बात करें, तो कड़वी क्रीम में 18 से 20% होगी। और हाफ एंड हाफ, ये एक कैटेगरी है, हाफ एंड हाफ, हाफ एंड हाफ में मात्रा होगी 10 to 12%। ठीक है, तो सर टेबल का तो बताया ही नहीं। तो टेबल में आपकी दोस्त होती है 18 to 25%। अब इसके आसपास का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें जवाब दे दो। तो 18 to 25 हमें कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ए जो है सही हो जाएगा। और ये दोस्तों आप नोट कर लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे ही जाते हैं, तो इनको जो है आप याद ही कर लेना, प्लास्टिक में कितना होता है। ठीक है, ये और साथ साथ में याद करते जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, या फिर लिख लो। लिखने से क्या है, दिमाग में बैठता है, तो लिख कर जो है पढ़ो, लिखने से दिमाग में बैठ जाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको फर्दर जो है आपको मिलते रहेंगे अपडेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ SNF इन क्रीम कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसको तो दोस्त इसमें कोई ट्रिक या नहीं है, कोई मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बता सकता, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है V100 माइनस क्रीम में वसा का परसेंट इंटू दूध में SNF, और बटे में लिखना है आपको 100 माइनस दूध में वसा का परसेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा आगे हो गए। देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया, हमने अभी सॉल्व किया है, अब तो आप इसको हाल उड़ा देंगे। प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा कितना बताया था आपको? 80 से 85%। तो आंसर में कोई है ऐसा? ये 10 से 15% नहीं, 20 से 40% नहीं, 30 से 35% नहीं, 75 से 85% नहीं। क्यों नहीं भाई? यही है आंसर, डी। क्या होता है प्लास्टिक का मतलब? बहुत सारे शब्द हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक क्या होते हैं? प्लास्टिक होता है दोस्तों लुगदी टाइप। लुगदी समझते हैं? जब हम कागज को पानी में भिगो देते हैं तो वो लुगदी बन जाता है, यानी बहुत ऐसा बोले तो उसका टेक्सचर जो है ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो ज़्यादा गाढ़े टेक्सचर को बोला जाता है प्लास्टिक। तो जब इमल्सन
वाटर में अधिक हो जाती है, वाटर में अधिक हो जाती है, तब जो है इस क्रीम को हम बोलेंगे प्लास्टिक क्रीम। और इसमें वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा 75 to 85% होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, क्रीम में प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया की वृद्धि पनीर बनने के कारण हो सकता है। ग्रोथ ऑफ प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया इन क्रीम लीडिंग टू केसिन ब्रेकडाउन में लीड टू। ठीक है, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बार और हिंदी में पढ़ते हैं। क्रीम में प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया की वृद्धि पनीर बनने का कारण हो सकता है क्या, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 68। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया काम क्या करती है। जो प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया होती है वो प्रोटीएस एक एंजाइम को रिलीज करती है, और ये एंजाइम क्या करता है, ये करता है ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन करता है सर, तो ये करता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन। प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, तो प्रोटीन क्या होती है, दूध की, दूध की प्रोटीन होती है केसिन। केसिन, दूध की प्रोटीन क्या होती है, केसिन। केसिन को बदल देगा ये पेप्टाइड में, पेप्टाइड में या फिर अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में बदल देगा। तो ये आपका जो प्रोटीएज प्रोटीन को केसिन में, और केसिन किसको में बदल जाएगा, पेप्टाइड या अमीनो एसिड में बदल जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपकी क्या बन जाएगी, पनीर बन जाएगी दोस्तों, पनीर। तो ये पनीर बनाने की क्रिया है, तो इससे बढ़ता है पनीर का स्वाद। ये है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेशन इन बटर। बटर में प्रिजर्वेशन के रूप में हम क्या मिलाते हैं दोस्तों, तो कॉमन नमक मिलाते हैं, नमक ही मिलाते हैं। ठीक है, शक्कर मिलाई जाती है, शक्कर मिलाई जाती है। फूड जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमारे शक्कर मिलाई जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट पेय पदार्थों में मिलाया जाता है, पेय पदार्थों में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है नहीं मिलाया जाता किसी में भी। तो इसका आंसर है, इसका आंसर था कॉमन साल्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा पीएफए 1976 के अनुसार मक्खन में न्यूनतम वसा की मात्रा क्या होनी चाहिए। पीएफए 1976 के अनुसार मक्खन में न्यूनतम वसा की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो मक्खन में जो है न्यूनतम वसा की मात्रा होनी चाहिए 80%। और ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इसको बताने की कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं, जो डाई एसिटाइल कंटेंट रिक्वायर इन बटर टू गिव द माइल्ड फ्लेवर इज। मक्खन में हल्का स्वाद देने के लिए आवश्यक डाइएसिटाइल सामग्री है। तो जो डाइएसिटाइल है ये बटरी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, बटरी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है, मक्खन में यूज़ किया जाता है। और ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि पहले से उपस्थित होता है। मतलब ये किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन नहीं है, नो एडल्ट्रेशन, अर्थात ये मिलावट नहीं है। ठीक है, और ये कितना मिलाया जाता है, 0.2 टू 0.6 ppm। ppm का क्या मतलब होता है, तो ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, ये होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मक्खन में एक दोष यानी किरकिरापन, किरकिरापन किसकी अधिकता के कारण होता है, और ये क्वेश्चन नंबर है अपना 72। किरकिरापन को कहा जाता है इंग्लिश में दोस्तों ग्रीटी। आपको क्या है,
वो क्वेश्चन जो है पूछा होगा तो उसमें ग्रीटी लिखा होगा इंग्लिश में। ग्रीटी यानी किरकिरापन होता है, ठीक है। ये क्यों होता है? तो जो अनइवन क्रिस्टलाइजेशन, अनइवन क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड विथ इन वाटर। तो आपके बटर में जो है अनइवन क्रिस्टलाइजेशन होता है फैटी एसिड का, तब जो है मक्खन में क्या आ जाता है, किरकिरापन आ जाता है, ठीक है। और ये होता है साल्ट की अधिकता के कारण। ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे होता है, ठीक है। और ये होता किसकी वजह से है, नमक जब जो है ज़्यादा मिला देते हैं। और नमक हम किस लिए मिलाते हैं, अभी आपको बताया था, प्रिजर्वेशन के रूप में हम प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन के रूप में हम जो है नमक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्त, ये याद रखना है। तो इसकी अधिकता हो जाए तो ग्रीटी यानी किरकिरापन हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिखा है मक्खन के वाणिज्यिक शीत भंडार का उपयुक्त तापमान क्या है, क्वेश्चन नंबर 73। और इसका आंसर अपन को सीधा सीधा याद करना है, -23 डिग्री सेंटीग्रेड टू -29 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसके फ़ारेनहाइट में भी आंसर जो है देख लिया करें, क्योंकि कभी कभी जो है वह फ़ारेनहाइट में भी पूछ लेता है। आगे चलते हैं। द मिनिमम परसेंट ऑफ फैट इन घी, घी में वसा की न्यूनतम मात्रा क्या है। तो जब अब घी आ गया है तो घी के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहले यहाँ डालेंगे घी, अब इसमें जो है कंटेंट के बारे में लिखेंगे। और ये जो मैं कंटेंट लिखा रहा हूँ ये आपको अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि ये आएंगे आपको बहुत ज़्यादा ही काम, ठीक है। सबसे पहले लिखूँगा मैं इसमें फैट, फिर लिखूँगा इसमें वाटर, फिर पीएच। ये वो चीज़ें हैं जो एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी पेपर में, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जो है आपको लिख ही लेना है। एंटीऑक्सीडेंट की परसेंटेज होती है 0.02%। और घी में डेंसिटी होती है 0.95, ठीक है। और पीएच होता है 6.8, वाटर होता है 0.3%। और फैट अभी आपको बताऊंगा। और इसमें नॉन फैट यानी वसा की जो मात्रा नहीं होती है उसको नॉन फैट कहेंगे, वो होता है 0.9%। इसमें प्रोटीन होता है आपका, प्रोटीन की मात्रा 0.5%। और विटामिन की मात्रा, तो इसमें विटामिन होता है A, E, K। ये जो है विटामिन A, D, E, K, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील है, ठीक है दोस्तों। अडेक हो गया है ना। और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। बात करते हैं फैट कितना होता है। तो फैट होता है इसमें 98.9%। तो इसमें आंसर देख लीजिए कौन सा सही है। तो अपना आंसर है सी, 99.8%। सर आप तो 9 बता रहे थे। तो इतना वेरिएशन जो है रखना पड़ता है, तब जो है आपको ये सब जो है आप एक पेज में उतार लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे चलते हैं। अगला है अपना 75। द प्रोपोर्शन ऑफ परमिटेड एंटीऑक्सीडेंट इन बटर, ऑयल और घी। घी में, मक्खन, तेल या घी में ऑक्सीडेंट का अनुमत अनुपात है। तो अभी मैंने आपको बताया जस्ट ऊपर, घी में कितना होता है, 0.02%। हीटिंग ऑफ घी प्रिवेंटिंग द हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी बाय डेस्ट्रॉइंग द एंजाइम, किस एंजाइम को डिस्ट्रॉय करके हम जो है हाइड्रोलिटिक बसीपन को रोक देते हैं। तो कौन सा जो है हमारा एंजाइम है, उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज एक प्रकार का एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता है, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। और साथ में इसमें लिखा है लिपो ऑक्सीजनेज, ये कैटालाइज करता है, कैटालाइज करता है पूफा को। पूफा आपने सुना होगा,
क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। पॉली अनसेचुरेटेड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पूफा का मतलब ये होता है। और प्रोटीएज क्या काम करता है, प्रोटीएज का काम अभी हमने देखा था, ये केसिन को तोड़ता है, किस में बदल देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है, और किस में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है अपना, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, घी को गर्म करना लाइपेज एंजाइम को नष्ट करके इसके हाइड्रोलिटिक वसीपन को रोकता है। तो ये आपके हाइड्रोलिटिक वसीपन को रोक देगा घी में, लाइपेज को गर्म करके हटा दो। आगे चलते हैं, घी के भंडारण के लिए अनुशंसित तापमान क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं, द मोस्ट सूटेबल न्यूट्रलाइजर फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम का न्यूट्रलाइजर कौन सा है। न्यूट्रलाइजर के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया, और इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको ये भी मैंने बताया कि ये पेय पदार्थों में, पेय पदार्थ जैसे कि आपके जो बेवरेज हैं, बेवरेज समझते हो, चाय वाय ये सब बेवरेज होते हैं, उसमें पेय पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में आपका आइसक्रीम भी आता है। आइसक्रीम भी तो एक तरह का पेय पदार्थ है। आगे चलते हैं, सॉगी, द बॉडी डिफेक्ट इन आइसक्रीम इज कॉज्ड ड्यू टू, तो ये होता है दोस्तों आपका, इसमें एक ऑप्शन गया वो होता है ओवर रन, ओवर रन के कारण होता है। अब इसमें क्या ओवर रन हुआ है, तो इसमें लो ओवर रन हुआ है, लो। सर ये ओवर रन क्या होता है उसके बारे में हमें बताइए। तो ओवर रन क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग एयर की अधिकता को मैच कर लेते हैं। ओवर रन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आफ्टर एयर इज इनकारपोरेटेड इनटू आइसक्रीम। ठीक है, तो आइसक्रीम में जो एयर होती है उसको इनकारपोरेट करके बताया जाता है ओवर रन। और ओवर रन का होता है एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इनटू इसमें जो मिलाया गया है मिक्स, यानी कि एयर और ये सब, और इसके नीचे आपको फिर से मिक्स लिखना है, इनटू करना है 100%। ये आपका लो रन ऑफ को रन ऑफ का फॉर्मूला है, निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर आप लिख लेना, यहाँ आपका एक आंसर लिख लेना है, लो ओवर रन, लो ओवर रन। आगे चलते हैं, 80 हॉर्टिकल्चर वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम, तो हॉर्टिकल्चर अपना लैटिन वर्ड है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जिन शब्दों में कल्चर लगा होता है वे लैटिन होते हैं, और जिन शब्दों में आखिरी में लॉजी लगा होता है वे सभी कैसे होते हैं, ग्रीक, ग्रीक वर्ड होते हैं। वहीं पोमोलॉजी जो है अपवाद है, और पोमोलॉजी जो है अपना लैटिन वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना पोमोलॉजी को, बाकी सभी में ये ट्रिक चल जाएगी, ये ट्रिक सभी जगह लगा लेना। ठीक है दोस्तों, बस पोमोलॉजी को छोड़ देना, नहीं तो इसमें भी तुम ये ट्रिक लगा दो, बोलो सर ने बताई और ट्रिक काम कर गई, तो ऐसा मत कर देना, पोमोलॉजी को बख्श देना बस। चलें आगे, तो मार्कर बार बार चेंज करना पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट, ठीक है, 81 क्वेश्चन है, लिखा है हॉर्टिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट, तो ये आपके बेंगलोर में है। इसको बोलते हैं NHB। अभी इसका नाम चेंज कर दिया और इसे एक मिशन बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, मिशन बना दिया गया है, और नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ है, बेंगलोर में। लखनऊ में क्या है आपके, लखनऊ में जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में जानिए। तो जो आपका लखनऊ में इंस्टीट्यूट है वो है, एक तो शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और
एक आपका बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटेनिकल इंस्टीट्यूट। तो ये 2 रिसर्च कहाँ है आपके, लखनऊ में, और दिल्ली में आपको मैंने बता ही दिया, IRI, ICR है। ठीक है, पंजाब में आपको सिफेट मिलेगा। सिफेट क्या होता है सर? तो सिफेट के बारे में बताऊँ, ये आपका सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड है इंस्टीट्यूट। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आप इसको याद कर लेना, कमेंट बॉक्स में इसका नाम भी मुझे बताना। ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये जो है लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में है। तो ये आपको याद रखना है। अब मुझे आप बेंगलोर के एक इंसेक्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट का नाम कमेंट में बताओगे। ठीक है, ये आपका दूसरा होमवर्क है। एक मैंने आपको पहले बता दिए, ये दूसरा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। मर्मलेड इज अ प्रोडक्ट दैट इज प्रिपेयर फ्रॉम। मर्मलेड क्या है? मर्मलेड क्या है, किससे बनता है? तो इसमें देखो ऑप्शन दिए थे यहाँ उन्होंने, यहाँ एक ऑप्शन ए लिखो और लिखो सिट्रस। सिट्रस यानी नींबू। मर्मलेड क्या है? तो मर्मलेड सिट्रस से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। ये सिट्रस के यानी नींबू के छिलके से बनता है। नींबू के छिलके से बनता है क्या, मार्मलेड। ठीक है, बेल से क्या बना सकते हैं अपन? बेल से बना सकते हैं जैम और स्क्वैश। बेल का साइंटिफिक नाम क्या है? तो बेल का साइंटिफिक नाम है ईगल मरमेलोस। ये याद रखना। सिट्रस ही तो आपका आंसर था, यहाँ आपका कोई दूसरा ऑप्शन होगा। सिट्रस ही आंसर है आपका। नींबू के छिलके से क्या बनता है, मरमेलोड, और ये आपका बी आंसर है। अब बात करते हैं आम की। तो आम से क्या बनता है? सबसे पहले तो इसका आपको बता दूं, फेमस है पिक्कल। पिक्कल आपका फेमस है, और इसमें पल्प भी बनता है इसका, जूस कभी आपने पिया हो। चटनी बनती है, और इसका जैम भी बना लेते हैं लोग। और इसका साइंटिफिक नाम आपको पता होगा, मैंजीफेरी इंडिका। इसका एक सेंटर अपने यहाँ पन्ना में है। मैंगो का एक सेंटर है, रीजनल सेंटर है। आंवला से क्या बनाया जाता है दोस्त? तो आंवला का फेमस है मुरब्बा। और आंवले का नाम है आपका, आंवले का अच्छा नाम है इंडियन गूजबेरी। इंडियन गूजबेरी, ये आपके आंवले का साइंटिफिक नाम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इनटू द डिफरेंट शेप इज नोन एज। डिफरेंट शेप में जो हम प्लांटिंग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो बताइए। पहला है अपना हेज, दूसरा है आपका टोपियारी, तीसरा है एज, और चौथा है बोनसाई। तो टोपियारी सही है, लेकिन ये हेज का मतलब क्या होता है वो आपको बता रहा हूँ। तो हेज का मतलब होता है झाड़ियाँ। जब हम झाड़ियों को बिना किसी बिना किसी नियम के उगाते हैं तो इन्हें हेज कहा जाता है। और जब इनको नियम दे दिया जाता है, नियम से उगाएं यानी रूल से, तब इन्हें कहा जाता है एज। और एज बाउंड्री पर उगाया जाता है, बाउंड्री पर, किनारों पर, और गार्डन में। इन स्थानों पर जो है एक नियम लागू करके हम अच्छे से प्रिपेयर करके एज तैयार करते हैं। बॉन्साई एक जापानी मेथड है। इसमें बड़े वृक्षों को छोटे आकार में तैयार किया जाता है, छोटे आकार में तैयार कर लेते हैं। ये काफ़ी महंगी मेथड है बोनसाई, जापानी मेथड है। ठीक है, इसके वैज्ञानिक का नाम, जापान के एक वैज्ञानिक ने इसको तैयार किया, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। ये आपका तीसरा सवाल है। ठीक है, आगे है हाई डेंसिटी प्लांटिंग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस्ड इन।
तो जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है पहली बार कब प्रैक्टिस की गई, तो ये की गई यूरोप में। यूरोप में भी कहाँ की गई, तो ये एप्पल के ऑर्चर्ड में की गई थी, एप्पल के ऑर्चर्ड में की गई थी। और ये किस सन में की गई थी, तो 1960 में की गई थी एप्पल के ऑर्चर्ड में। और इसमें किए गए थे रूट स्टॉक यूज़, रूट स्टॉक्स। कौन से रूट स्टॉक, तो ड्वार्फ रूट स्टॉक यूज़ किए गए थे आपके। और एप्पल के कुछ रूट स्टॉक हैं जैसे M9, बर्ड 9, जिनेवा, और जिनेवा से ही उन्होंने एक और बनाया है G41, यानी जिनेवा 41। तो ये आपके रूट स्टॉक हैं एप्पल के, अच्छे से याद रखना, ये पूछे जाते हैं रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। नेक्स्ट है मॉडिफाई स्टेम ऑफ बनाना इज। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताऊं कि बनाना को कहा जाता है सूडो स्टेम, सूडो स्टेम प्लांट, मतलब इसके पास झूठा स्टेम होता है। और इसमें दो तरह के स्वाड होते हैं, एक तो होता है स्वाड सकर तलवार नुमा, और एक होता है वाटर सुकर यानी पानी वाला, और एक होता है तलवार वाला। और इसमें राइजोम भी पाया जाता है, कॉर्म इसमें नीचे होता है, ठीक है। तो केले का अधिशोषित, अशोषित बोला है इसने, तो ये जमीन के अंदर होता है राइजोम, और ये इसका यानी मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, राइजोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रनर आर दी प्लांट मटेरियल विच इज यूज टू प्रोपेगेशन। इसका सीधा सीधा आंसर है दोस्तों स्ट्रॉबेरी, याद ही कर लेना है, कई सारे क्वेश्चन कई बार इसको पूछा गया है। केले में किया जाता है एसेक्सुअल मेथड का इस्तेमाल। इसके अलावा आप इसमें राइजोम इस्तेमाल कर सकते हैं, रनर, इसमें भी रनर लेकिन माइन्यूट में, और इसमें सॉर्ड का भी यूज किया जाता है, सकर्स का। इसमें इतनी सारी मेथड। और बेर में हम सीड का इस्तेमाल करते हैं। अनानास में करेंगे हम, अनानास में करते हैं हम शक्कर और स्लिप मेथड, शक्कर और स्लिप मेथड, या इसमें क्राउन का भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं। जो इसमें क्राउन होता है पाइनएप्पल में, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में आप रनर्स, केले का आपको बता ही दिया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गुआवा इज प्लांटेड थ्रू द मेडो ऑर्चर्डिंग एट दी स्पेसिंग। तो गुआवा जो है कई प्रकार से ग्रो किया जाता है, इसमें क्या है कई सारी वेराइटियों के लिए कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंट मेथड है। तो सबसे पहली मेथड जो है आपकी कन्वेंशनल मेथड। इस मेथड में जो है आपकी दूरी रखी जाती है 6x6 मीटर, ठीक है। और आगे आपकी HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसमें आपकी 3x3 और एक और रखी जाएगी 1.5x3 मीटर, ठीक है। अगला आता है अपना अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, और इसमें रखा जाएगा 1x2 मीटर। इसके बाद आती है पूसा नन्ना, एक वेराइटी पूसा नन्ना, ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है, गुआवा की। इसमें जो है 1.25x1.25 रखा जाता है, और ये कई बार जो है पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं है ये, वो मैंने गलती से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है वनस्पति प्रजनन के दौरान कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आपका जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन। इसकी खोज जो है धान में की गई थी, और इसको बोला जाता है मूर्ख नवोद्भिद, मूर्ख नवोद्भिद, ये एक रोग है। और क्यूरोसावा ने इसकी खोज की थी, एक वैज्ञानिक है क्यूरोसावा, उसने इसकी खोज की थी धान में, जिब्रेलिन, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन ये जो है
प्लांट के शीर्ष में बनता है, प्लांट के शीर्ष में बनता है और पौधे में पूरी तरफ जाता है। आ गया इथिलीन, ये फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फलों को पकाने। और स्टोमेटा, टोमेटा को बंद करने और चालू करने में। ठीक है, ए भी ये है अपना एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एस्कार्बिक एसिड, इसका इस्तेमाल जो है स्टोमेटा में क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर है वनस्पति प्रजनन के दौरान कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपका ऑक्सिन है, ये प्लांट पर सीधे छिड़काव किया जाता है। ठीक है, ऑक्सिन के रूप में हम 2,4-D का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। 2,4-D एक प्रकार का ऑक्सिन है। 20 mm से कम रखो तो ये 20 ppm से कम रखोगे तो ये एज अ हार्मोन वर्क करेगा, और 20 ppm से ज़्यादा करोगे तो ये जो है हर्बिसाइड के रूप में काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 89 है, आम की फसल के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो आपको सीधा याद ही करना है, बालुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोम सॉइल्स। आगे बात करेंगे भेंट कलम बंधन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले इसमें जो दी गई हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है वो समझ लेते हैं, फिर जानते हैं कि भेंट कलम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ कुछ गायब हो गया है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, और 91। ठीक है, भेंट ग्राफ्टिंग को हम बोलेंगे अटैच्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है दोस्तों, ये आपको सीधा याद कर लेना है, भेंट कलम यानी इनार्चिंग पूछा होगा उसने, इनार्चिंग को क्या बोला जाएगा, यहाँ आप लिख लेना, दिख नहीं रहा है तो इनार्चिंग। नीचे चलते हैं। चिकन टंग डिसऑर्डर मोस्टली फाउंड इन, चिकन टंग डिसऑर्डर जो है आपके लीची में देखने को मिलता है, और ये आपको याद ही रखना है दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक नहीं बनेगी या ना ही कोई कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा सकता। आगे है माइक्रो प्रोपेगेशन इज मोस्टली डन इन, सबसे पहले हम माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, प्रोपेगेशन वो जानते हैं, तो ये होता है इन विट्रो टेक्निक। इन विट्रो क्या होता है, तो इन विट्रो यानी लैब में काम किया जाता है, लैब में वर्क किया जाता है, और ये एक प्रिंसिपल पर काम की जाती है, टोटी पोटेंसी, ये आपने कई बार सुना होगा, टोटी पोटेंसी पर वर्क करती है। इसमें एक सेल से पूरा प्लांट तैयार किया जाता है, पूरा प्लांट तैयार कर लिया जाता है, इसे कहा जाता है टोटी पोटेंसी, इसको याद रखना, बहुत खतरनाक टर्म है। ठीक है, और ये जो है टिश्यू कल्चर इसमें किया जाता है, टिश्यू कल्चर। अब सबसे ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल हमने बनाना में किया है, क्योंकि वही एक क्रॉप है जो इस मेथड को झेल लेती है, तो ये इसमें आपका आंसर रहेगा बनाना यानी केला। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन। आगे चलते हैं। माउंट लेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज, कई सारी लेयरिंग है, पहले उनके बारे में समझते हैं। जो आपकी कंपाउंड लेयरिंग है, यहाँ चाइनीज लेयरिंग है, चाइनीज लेयरिंग को ही कंपाउंड लेयरिंग कहा जाता है, कंपाउंड लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग को कहा जाता है कंपाउंड लेयरिंग। और मूंड लेयरिंग को अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, सरपेंटाइन लेयरिंग को भी हम कंपाउंड लेयरिंग कहते हैं। टिप लेयरिंग को टिप लेयरिंग कहा जाता है, जबकि एयर लेयरिंग को अपने बूटी के नाम से जाना जाता है, और इसको मार्कोटिंग के नाम से भी जाना जाता है, मार्कोटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूल को ही मूंड लेयरिंग कहते हैं दोस्तों। ये आपका आंसर था। ठीक है, इनको भी आप लिख लें। आ गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, सबसे पहले जानते हैं कि जो पार्थेनोकार्पी होती है उसको क्या कहते हैं। तो पार्थेनोकार्पी क्या है, फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन।
मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट तैयार करना पार्थेनोकार्पी कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है दोस्तों। और अपना एपोमिक्सिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों। और पॉलीएम्ब्रियोनो होता है मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल सीड। मतलब एक से ज़्यादा सीड, मोर देन वन एम्ब्रियो मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो एक सिंगल सीड में होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। और ये आती है आपके आम में, आम, जामुन और नींबू में देखने को मिलती है ये दोस्तों, है ना। ठीक है। सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड यानी बीज बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन यानी मेल प्लस फीमेल गैमेट के बिना मिले ही जो तैयार हो जाए उसे विदाउट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है। और इन दोनों से जो तैयार होगा उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये पूछ रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा, उसने पूछा है एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, तो ये आपका होगा पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। इसमें उन्होंने आंसर सी टिक किया है, ये गलत आंसर है, बाय मिस्टेक कर लिया उन्होंने। आंसर इसका सही ये होगा। ठीक है दोस्तों। हार्डवुड कटिंग इज मेनली डन टू प्रोपेगेट, तो इसमें जो है आपका हार्डवुड कटिंग किस में की जाती है? आपकी अनार में की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है अनार। आगे देयर आर मेजर ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की मेजर ब्रांचेस क्या क्या हैं? तीन है इसमें। तो तीन कौन कौन सी हैं? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और एक है अपना फ्लोरिकल्चर। और ये तीनों ही लैटिन टर्मिनोलॉजी है। ठीक है दोस्तों। ये तीनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं। आगे अगला बात करते हैं हम वेजिटेबल प्रोडक्शन फॉर द लोकल कंजप्शन। लोकल कंजप्शन के लिए जो वेजिटेबल प्रोडक्शन किया जाता है, मार्केट गार्डनिंग, ये मार्केट में ही होते हैं, मार्केट में ही होते हैं। ठीक है। होम गार्डनिंग ये तो अपने किचन के लिए इस्तेमाल करते हैं, किचन गार्डनिंग जैसे बोला जाता है। ठीक है। ट्रक बागवानी क्या होती है? तो ट्रक गार्डनिंग जो है मार्केट से, फिर से मार्केट से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर कोई सिंगल क्रॉप, कोई एक क्रॉप लगाई जाती है और ट्रक भर के जो है मार्केट में लाई जाती है, ट्रक गार्डनिंग हो जाता है। वेजिटेबल फोर्सिंग इसको कहा जाता है ग्रीन ग्रीन हाउस क्रॉप, ग्रीन हाउस क्रॉप, वेजिटेबल फोर्सिंग। ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर था इसमें मार्केटिंग गार्डनिंग। ठीक है। समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं। पपेन किससे प्राप्त होता है? तो पपेन जो है पपीता से प्राप्त होता है। और ये एक प्रकार का दूध जो मिल्क होता है, और इसका उपयोग चमड़े को ढीला करने में करते हैं। पपेन का उपयोग चमड़े को ढीला करने के लिए। अगला है आपका 99 क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, तो इसका आंसर है आपका बीकानेर। और नेक्स्ट है आपका 100 सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI इज लोकेटेड एट, तो ये आपका शिमला में, कुफरी हिमाचल, कुफरी करके एक जगह है, कुफरी में स्थित है और ये आपके हिमाचल प्रदेश में। तो आज केवल हम 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन बचेंगे उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि इसके बाद का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए दोस्तों।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि ये जो पीडीएफ है आपको वहाँ मिल जाएगा और क्लास की नॉलेज और ये सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।